स्वागत है आप सभी का संकल्प परीक्षा पर। जो बच्चे एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कराया जाएगा जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप में एक प्रमुख शैली है? सतरिया, कथक, मणिपुरी या ओडिसी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मणिपुरी। जागोई मणिपुरी की एक प्रमुख शैली है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूपों में से एक है। सतरिया जो है यह कहाँ की नृत्य शैली है? तो यह असम की नृत्य शैली है। कथक यह उत्तर प्रदेश की नृत्य शैली है और ओडिसी तो यह ओडिशा की नृत्य शैली है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान कीजिए। जलने का तापमान कम करके, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, गुप्त ऊष्मा को कम करके। तो यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 के 10 जनवरी शिफ्ट 1 में आया है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। क्योंकि जो दहन प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने से वास्तव में जो है क्या होता है कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? कुचिपुड़ी, छाऊ, सत्रिया या ओडिसी? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, छाऊ। जो तपन कुमार पटनायक है उन्होंने छाऊ के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। और छाऊ नृत्य एक पारंपरिक भारतीय नृत्य रूप है जो कि किस राज्यों में मनाई जाती है? तो यह होता है झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, छाऊ। और छाऊ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो है वो होता है छाया या फिर मुखौटा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ की नृत्य शैली है? तो यह जो है वह आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। यह भी साथ में आप याद रखिएगा। सतरिया मैंने अभी बताया कि यह असम की है और ओडिसी उड़ीसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पिछले हिस्से पर आकृति है, किसकी आकृति है? तो ऑप्शन ए है रानी की वाव, मंगलयान, सूर्य मंदिर कोणार्क या लाल किला? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2000 की नोट पे जो है वो मंगलयान की चित्र अंकित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 के 11 जनवरी के शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट या कबड्डी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन। ये कहाँ से हैं? तो ये उत्तराखंड से हैं, और इन्हें 2022 में क्या मिला है? इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है और 2022 में ही इन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा अवार्ड मिला है? तो इन्हें कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल मिला है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, अंटार्कटिक रेखा, वृत्त? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी रेखा जो है वो गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कर्क रेखा गुजरती है, देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? तो गुजरात, राजस्थान, तीसरा क्या है? मध्य प्रदेश, एमपी, फिर क्या? छत्तीसगढ़, इसके आगे छत्तीसगढ़ और झारखंड
झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ में पृथ्वी पर अक्षांश के समांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? यह क्वेश्चन एसएससी जीडी कि आप देख सकते हैं 2022 में 10 जनवरी के शिफ्ट 1 में आया है। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त या दशरथ? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह जो युद्ध है वो अशोक के शासनकाल में लड़ा गया था। अशोक के एक नाम से और जाना जाता है जो आपको जानना बेहद आवश्यक है, वह है देवनामपिया ने इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसको साथ में आप याद रखिएगा। और अशोक के 13वें शिलालेख में जो है वो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1882, 1880, 1887 या 1881? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 1881 में प्रथम बार पूर्ण जनगणना हुई थी। और यह किसके ब्रिटिश वायसराय उस समय कौन थे? तो उस समय जो ब्रिटिश वायसराय थे वो थे लॉर्ड मेयो, जो कि ये 1869 से 1872 तक ये वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, केवल राज्यों की परिषद के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा यह चुनाव होता है। तो भारत के संविधान के जो है अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति के कार्यालय के लिए चुनाव करने का अधिकार भारत के चुनाव आयोग को है। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है? मकर संक्रांति, पोलो महोत्सव, गुड़ी पाड़वा या काला घोड़ा महोत्सव? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। पोलो महोत्सव मनाया जाता है बैलों को सम्मानित करने के लिए महाराष्ट्र में, और साथ में छत्तीसगढ़ में भी। यह जो है यह कब होता है? तो यह श्रावण मास में मनाया जाता है। और किस दिन? पिथौरी अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है महाराष्ट्र में। मकर संक्रांति जो है यह हर साल कब मनाया जाता है? यह हर साल जनवरी में मनाया जाता है, सर्दियों के मौसम के अंत और नए फसल के मौसम की शुरुआत के प्रतीक में। यह पर्व किसको समर्पित है? यह पर्व जो है वो भगवान सूर्य को समर्पित है। गुड़ी पाड़वा ये कहाँ का त्यौहार है? तो इसे मनाते हैं जो भी मराठी और कोंकणी हिंदू हैं वह इस नए साल की शुरुआत के साथ इसको मनाते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव यह कहाँ का है? तो यह भी जो है ये दक्षिण मुंबई के एक ऐतिहासिक जिले काला घोड़ा में आयोजित एक वार्षिक कला है जो कि कितने दिन मनाया जाता है? 9 दिन। तो 9 दिनों तक आयोजित किया जाता है। कब? तो यह होता है फेब के फर्स्ट सैटरडे से लेके पहले सैटरडे से शुरू होता है और दूसरे सेकंड जो है संडे को यह खत्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी काला घोड़ा कला महोत्सव की? तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में डैश अनुच्छेद शामिल थे? तो भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे? आपको बताना है 376, 395, 386 या 440। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 395 अनुच्छेद शामिल थे भारतीय संविधान के मूल पाठ में।
तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ था और उस समय 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी उस समय। तो ये आपको इसके साथ में याद रखना है। और भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को किसी हाथ से ही लिखा था। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में माना जाता है, ये आप सभी को पता होगा। और यह जो संविधान था वो कितने समय में लिखा गया था? तो ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन में लिखा गया था। और 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ये आप नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। और झंडे की चौड़ाई का रेशियो क्या है? तो इसका जो है रेशियो है चौड़ाई और लंबाई का, 2:3 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पहले 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था? अवसंरचना में वृद्धि, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन या जीवन स्तर में सुधार करना? तो इसका जो सही उत्तर है वो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। राजीव गांधी के नेतृत्व में यह 7वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी, जो कि कब से कब तक थी? 1985 से 1990 तक। और इस योजना का उद्देश्य था क्या क्या था? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ये प्रमुख उद्देश्यों में से था। और क्या था? उत्पादक रोजगार भी इसमें बढ़ाना था और प्रौद्योगिकी को भी शामिल करना था। तो योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य काम और उत्पादकता पर ध्यान देने के साथ उत्पादकता बढ़ाना भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कब शुरू की गई थी? तो ये स्टार्ट हुआ था 1951 में। हालांकि जो है वर्तमान सरकार ने पंचवर्षीय योजना प्रणाली को बंद कर दिया और एक नया तंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांस और माग्नेशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? शैवाल, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट या ब्रायोफाइट? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट क्या होता है? तो यह एक छोटे स्थलीय पौधे हैं, ब्रायोफाइट। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्तियां डैश होती हैं क्योंकि वे सरकार पे दावा नहीं करती हैं? ऑप्शन ए है पूंजी प्राप्तियां, पुष्ट करने योग्य, प्रतिदेय या गैर प्रतिदेय? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, गैर प्रतिदेय होती हैं क्योंकि वे सरकार पे दावा नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 14-15 या 20-21, 18-19 या 16-17? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 358, 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं। इन दो प्रावधानों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। आपातकाल की समाप्ति के बाद जो है वो अनुच्छेद 19 स्वतः पूर्ण रूप ले लेता है और 44वें संशोधन अधिनियम ने निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 19 को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब क्या हो? जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है, ना कि
किसी भी विद्रोह की स्थिति में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अरेबिका कॉफी उगाई जाती है? असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक भारत का जो है वो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है और यहाँ पर ही अरेबिका कॉफी उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 में कथकली नृत्य के रूप में अपने योगदान के लिए पद्मश्री जीता है? ये क्वेश्चन जो एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन है गीता कपूर, वैभवी मर्चेंट, शोभना नारायण, मिलेना साल्विनी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मिलेना साल्विनी को 2019 में कथकली नृत्य के रूप में अपने योगदान के लिए क्या मिला था? पद्मश्री मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के गोबर का उपयोग कृषि में डैश के रूप में किया जाता है? जैविक खाद, अकार्बनिक उर्वरक या फिर रासायनिक उर्वरक, अवशेष उत्पाद? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, गोबर जो है वो जैविक खाद के रूप में इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखिए एसएससी जीडी के 2022 में 11 जनवरी के शिफ्ट 2 का आया हुआ क्वेश्चन है कि एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु या मुंबई? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम जो है यह बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, यह तीसरे में मौलिक अधिकार है भारत के संविधान का। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में कहां से कहां तक? 12 से 35 अनुच्छेद में है और संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना क्या कहा जाता है? लिख लीजिए आप, मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था? आपको बताना है कि जल जीवन मिशन का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने कब किया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2019 में इन्होंने जल जीवन मिशन का शुरुआत किया था और डेट था 15 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? दशहरा, जन्माष्टमी, होली या दिवाली? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दिवाली में करते हैं। ये आप सभी को पता ही होगा, लेकिन यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ है 11 जनवरी के शिफ्ट 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? बस, पाइपलाइन, केबल या वायुमार्ग? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पाइपलाइनों का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? स्वेज नहर, कील नहर, वोल्गा डॉन नहर या पनामा नहर? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पनामा नहर जोड़ता है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। यह कितना लंबा है? यह 82 किलोमीटर लंबी पनामा नहर एक क्या है? मानव निर्मित जलमार्ग है जो कि किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के नृत्य कलाकार कौन थे? तो आपको बताना है, अनुराधा पांडे, सोनल मानसिंह, उदय शंकर या पंडित बिरजू महाराज? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, सोनल मानसिंह जो है ये 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के नृत्य कलाकार थे। यह कौन सा डांस फॉर्म करते थे? तो यह करते थे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यह इनकी शैली थी और ओडिसी नृत्य शैली के भी यह गुरु थे। साथ में आपको ये भी याद रखना है, आज की यह महत्वपूर्ण वीडियो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आगे भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि कल 5:30 बजे आपके चैनल पे आपको दिख जाएगा। तो यह वीडियो तभी आपको दिखेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में आप अपना कमेंट ज़रूर करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।